अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। और कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा और कौन सा शुगर होगा न्यूक्लियोटाइड में, तो उसका क्या नाम होगा, ये हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि न्यूक्लिक एसिड बना होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड है, एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये भी आपको पता हो गया है। उसके बाद हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है शुगर, और वो जो शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है, मतलब 5 कार्बन शुगर को क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। उसके बाद एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, और एक कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर हमको नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर पता चल जाए और हम इनको जोड़ने का बॉन्ड जान लें कि कौन सा बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़े हैं और कौन से बॉन्ड से फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर जुड़े हैं, तो हम ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। ठीक है, और आपको ये पता है जो पेंटोज शुगर होता है, ये 2 तरह का पेंटोज शुगर होता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, ये 2 तरह का शुगर होता है। तो हम लोग जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है H3PO4 को कहा जाता है। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, H3PO4। और जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यहाँ P सेंटर में रहेगा और इससे डबल बॉन्ड O। फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, तो आप 5 बॉन्ड दिखा देंगे फास्फोरस के, तो ये हो गया H3PO4। हाइड्रोजन 3 है, P 1 है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया और आप पहले से भी इसको जानते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, पेंटोज शुगर जो है जिसमें 5 कार्बन होता है। ठीक है, 5 कार्बन शुगर होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पेंटोज शुगर। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो उसको हेक्सो शुगर कहा जाता है। अब जो राइबोज का स्ट्रक्चर है उसमें 5 कार्बन देखिए कैसे अरेंज रहते हैं। राइबोज शुगर में एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसको फ्यूरान रिंग कहा जाता है। तो पहले इस रिंग को बना लेंगे। इस रिंग में एक ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन होते हैं। तो इस तरह से आपने ये फ्यूरान रिंग बनाया है। तो ये जो फ्यूरान रिंग है आप देख रहे हैं, इस रिंग में 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ऐसे रिंग को फ्यूरान रिंग कहा जाता है। ठीक, तो जो पेंटोज शुगर होता है, चाहे वो राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज हो, इन दोनों में ही कौन सा रिंग होगा, फ्यूरान रिंग होगा। फ्यूरान रिंग जो होता है वो फ्यूरान, FURAN, फ्यूरान रिंग। ठीक है, तो फ्यूरान रिंग में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक मतलब 2 तरह के एटम्स होंगे, एक से ज्यादा तरह के एटम्स होंगे। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें 4 कार्बन एटम होगा एंड 1 ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कोई रिंग जिसमें 4 कार्बन एटम हो और 1 ऑक्सीजन एटम हो,
उसको क्या कहेंगे, फ्यूरॉन रिंग। और राइबोज शुगर में 5 कार्बन होता है, तो बाकी आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये हो गया CH2OH, इधर हो जाएगा H, इधर H, इधर हो जाएगा OH, इधर भी H, इधर हो जाएगा OH, और इधर आप ऊपर H लिख सकते हैं, नीचे OH लिख सकते हैं, या ऊपर OH लिख सकते हैं, नीचे H लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर OH ऊपर लिख रहे हैं और H नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया राइबोज शुगर। इसमें नंबरिंग कैसे देंगे, इसमें 5 कार्बन है, तो नंबरिंग किस कार्बन से शुरू होगी, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो नंबरिंग शुरू होगी वो इस कार्बन से शुरू होगी। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 5 है। और जो पहला कार्बन होता है राइबोज शुगर का, उसको एनोमेरिक कार्बन या फंक्शनल कार्बन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एनोमेरिक कार्बन है या फंक्शनल कार्बन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज फंक्शनल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन भी इसको कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ये आइसोमेरिज्म जब केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां एनोमर्स आपको बताया जाएगा, तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि ये फंक्शनल कार्बन है या एनोमेरिक कार्बन है, ठीक। और इस एनोमेरिक कार्बन से जब OH जो लगा है वो ऊपर, अब इसको इमेजिन करिए, ये जो प्लेन है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये रिंग किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और इसमें कार्बन से ऊपर की तरफ अगर OH निकला, इस प्लेन से ऊपर की तरफ उभरा हुआ है अगर OH, और नीचे की तरफ क्या है H, तो इसको बोलते हैं बीटा पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं, बीटा पेंटोज शुगर। और यही अगर OH नीचे होता और H ऊपर होता तो उसको बोलते अल्फा पेंटोज शुगर। तो ये बीटा राइबोज शुगर है ये, ठीक है। तो ये जो शुगर है, ये कौन सा शुगर है, ये बीटा राइबोज शुगर है, ध्यान रखिएगा, ये बीटा राइबोज शुगर है। तो बीटा राइबोज शुगर में आपको ध्यान रखना है कि जो एनोमेरिक कार्बन होगा, मान लीजिए दिस इज C1 कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन हमने बनाया, और इसमें अगर OH ऊपर है और H नीचे है, ठीक है ना, तो ये बीटा शुगर हो गया। लेकिन अगर इसी एनोमेरिक कार्बन पर अगर H ऊपर होता और OH नीचे होता तो इसको अल्फा शुगर कहते, यानी अल्फा राइबोज कहते। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा राइबोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बीटा राइबोज का स्ट्रक्चर है, बीटा राइबोज का स्ट्रक्चर है। तो एक बार फिर आप समझ लें कि मान लीजिए राइबोज शुगर की जो रिंग है वो प्लेन ऑफ द पेपर में है, यानी पेपर का जो प्लेन है उसी प्लेन को मान लीजिए ये फ्यूरॉन रिंग भी उसी प्लेन में है, और उस पेपर के प्लेन से ऊपर की तरफ जो भी ग्रुप्स निकले हैं, कुछ ग्रुप ऊपर की तरफ निकले हैं, कुछ ग्रुप नीचे की तरफ निकले, यानी ये प्लेन है और इस प्लेन के सरफेस से ऊपर की तरफ अगर ग्रुप होंगे और कुछ ग्रुप नीचे की तरफ होंगे, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि उस प्लेन में जो पहला कार्बन आएगा उससे जो OH निकला होगा वो प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर होगा, और H जो होगा प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे होगा। तो यदि OH प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है और फ्यूरॉन रिंग किस प्लेन में है, प्लेन पेपर के प्लेन में है, और OH ग्रुप पहले कार्बन पर ऊपर निकला हुआ है, तो ये बीटा राइबोज इसको कहा जाएगा। और यही OH अगर प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे होगा तो उसको कहेंगे अल्फा राइबोज। यहाँ OH प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है पहले कार्बन पर, तो उसको कहेंगे बीटा राइबोज। बाकी देखिए दूसरे कार्बन पर, इस कार्बन पर OH प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे है, थर्ड कार्बन पर OH प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे है, फोर्थ कार्बन पर ये CH2H प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है। हमें पहला कार्बन ध्यान देना है। तो कौन सा राइबोज शुगर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में, जहां भी कहीं पाया जाएगा तो वो बीटा राइबोज पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो राइबोज शुगर केवल एनसीईआरटी बुक ने एक चित्र बनाया है, और वो जो राइबोज शुगर बनाया है वो अल्फा राइबोज का चित्र बनाया है, लेकिन जो डीएनए में जो आरएनए में राइबोज मिलेगा वो कौन सा राइबोज मिलेगा, बीटा राइबोज मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको राइबोज शुगर की जानकारी मिल गई। अब जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए इसके नाम में डीऑक्सी लिखा हुआ है, इसके नाम में डीऑक्सी लिखा हुआ है। तो डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, राइबोज शुगर से ऑक्सीजन हट गया। और राइबोज शुगर में कितने ऑक्सीजन है, 1 2
3 4 5 5 ऑक्सीजन है राइबोज शुगर में। तो अच्छा, राइबोज में टोटल अगर इसका आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, तो CHO कितने C हैं? पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो कितने होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक, C5H10O5, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक क्लास है मोनोसैकेराइड, उससे बिलोंग करता है, ठीक है। और जो मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, CnH2nOn, यानी जो मोनोसैकेराइड शुगर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, यानी जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा और जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा। तो आप देखिए C5H10O5, तो ये मोनोसैकेराइड है राइबोज शुगर, ठीक है। और मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन वाला शुगर है? 5 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है। तो अब हम यहां बात कर रहे थे कि डीऑक्सी राइबोज शुगर कैसे बनाएंगे। तो राइबोज शुगर बना लीजिए और उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए। अब सवाल है कि इसमें 5 ऑक्सीजन है, तो कौन सा ऑक्सीजन आप रिमूव करेंगे? तो इसमें जो ऑक्सीजन आप रिमूव करेंगे वो दूसरे कार्बन वाला ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, यानी तो दूसरे कार्बन पर OH लटका है उससे एक ऑक्सीजन हटा दीजिए। यानी ये जब वो हटाएंगे तो C जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर में है। ये सारा रिंग का जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब प्लेन ऑफ द पेपर में है और ग्रुप्स ऊपर और नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तो आप क्या करिए, जो कार्बन नंबर 2 पर OH नीचे की तरफ गया हुआ है उस OH से, भाई इस पर तो एक ही OH लगाना है, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर OH है, इधर तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो जो OH है उसका O हटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, जब डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाएंगे, मैं यहां बना देता हूं, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो दूसरे कार्बन का OH है उसको H में कन्वर्ट कर दीजिए। यस, इसका O हटा दीजिए, यहां से O आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। O को हटा दिया, पहले OH था और आपने O हटा दिया, और बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए। OH H CH2 OH H H और OH, मतलब सब पूरा का पूरा राइबोज कॉपी कर दीजिए, बस सेकंड कार्बन पर जो OH है उसका O हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, और इसको बोलेंगे बीटा शुगर तो है ये। और किस कार्बन से हो, क्योंकि ऑक्सीजन तो अलग अलग कार्बन पर मौजूद है, तो कौन से कार्बन से ऑक्सीजन हटाया गया है? तो पहले कार्बन से ऑक्सीजन नहीं हटाए, तीसरे कार्बन से ऑक्सीजन नहीं हटाए, पांचवें कार्बन से ऑक्सीजन नहीं हटाए, चौथे कार्बन पर तो ऑक्सीजन ये भी जुड़ा हुआ है। तो आप जिस कार्बन से ऑक्सीजन हटाए वो कौन सा कार्बन था? दूसरा कार्बन था, तो इसलिए उसको बोलते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। और बीटा है तो बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, बीटा आप लगा देंगे, तो बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज। तो अगर किताबों में बीटा नहीं लिखा है तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो बीटा है, ठीक है ना। अगर सवाल में बीटा के साथ देके पूछता है क्वेश्चन तो बीटा वाला टिक मारिएगा, नहीं बीटा देके पूछा है तो 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर मारिएगा। तो 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो हम जिसको डीऑक्सीराइबोज शुगर लिखते हैं, वो वास्तव में किस जगह से डीऑक्सी हुआ है? सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा है, सेकंड कार्बन से जो OH ग्रुप लटका है उसका ऑक्सीजन हटा है। तो 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, राइबोज शुगर हो गया। और आपको मालूम है कि क्यों बीटा शुगर होता है? क्योंकि पहले कार्बन यानी फंक्शनल कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो प्लेन ऑफ द पेपर से ऊपर की तरफ गया हुआ है, और यही यदि पहले कार्बन या फंक्शनल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन से के प्लेन ऑफ द पेपर से अगर OH ग्रुप नीचे जाता तो उसको अल्फा शुगर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा शुगर पाया जाता है। तो आपको न्यूक्लियोटाइड के 2 कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर का हमने स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेंटोज शुगर या कोई भी मोनोसैकेराइड ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के रूप में पाया जाता है। तो जैसे एनसीईआरटी बुक लिखती है कि नाइट्रोजनस बेस कंटेन्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो उसी तरह से
पेंटोज शुगर भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखता है। आप देख रहे हैं ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन है, और इस तरह के हेटेरोसाइक्लिक रिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन रिंग। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड पेंटोज शुगर भी हुआ, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसमें भी आप देख रहे हैं, और नाइट्रोजनस बेस में भी पहले आपको बताया गया है कि इसमें भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए नाइट्रोजनस बेस हम लोग पढ़े हैं 5 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बेस पाया जाएगा, आरएनए न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बेस पाया जाएगा, ये आपको बताया जा चुका है। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर समझने के लिहाज से क्लासिफाई करें तो स्ट्रक्चरली नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं। तो स्ट्रक्चरली नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक को पायरिमिडीन्स कहा जाता है, पायरिमिडीन्स कहा जाता है, एक ग्रुप को पायरिमिडीन्स कहेंगे और दूसरा ग्रुप को प्यूरिन्स कहा जाता है। यानी नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर के हिसाब से पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। जितने भी पायरिमिडीन्स नाइट्रोजनस बेस होंगे उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, कुछ ग्रुप्स डिफर करेंगे, और जितने भी प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेस होंगे उनका भी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, कुछ ग्रुप्स डिफर करेंगे। तो पायरिमिडीन्स के एग्जांपल में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं? तो पायरिमिडीन्स के एग्जांपल में कंपाउंड आता है पायरिमिडीन, यानी पायरिमिडीन खुद एक एग्जांपल है। पायरिमिडीन्स देखिए क्या लिखा है, पायरिमिडीन्स यानी एक समूह है और उसका सबसे सिंपल मेंबर जो होगा वो पायरिमिडीन है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हो जाएगा पायरिमिडीन्स के एग्जांपल में साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन हो गया, फिर यूरेसिल हो गया, ठीक, फिर थायमीन हो गया। तो पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, ये 4 एग्जांपल हो गए पायरिमिडीन्स के। इसमें से आपको मालूम है साइटोसिन जो है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड और आरएनए न्यूक्लियोटाइड दोनों में पाया जाता है, यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, और थायमीन जो है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, ठीक है। ये जो पायरिमिडीन है ये ना तो डीएनए ना तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। तो इसका जिक्र हमने फिर क्यों किया? क्योंकि ये सबसे बेसिक पायरिमिडीन्स है, यानी जो पायरिमिडीन समूह में सबसे जो बेसिक मेंबर होता है वो पायरिमिडीन होता है, और बाकी जो तीनों आप देख रहे हैं पायरिमिडीन्स वो इसी से बनते हैं, इसी से डिराइव हैं। इसीलिए साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन को पायरिमिडीन डेरिवेटिव कहा जाता है, यानी ये किससे बने हैं? पायरिमिडीन नाम के कंपाउंड से बनते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन इनको पायरिमिडीन डेरिवेटिव कहा जाता है, पायरिमिडीन डेरिवेटिव, यानी पायरिमिडीन से बने, या इनको सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स कहा जाता है। सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स मतलब कि पायरिमिडीन में जो कुछ ग्रुप्स हैं उनमें से कुछ ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरे ग्रुप्स आ गए और ये सब बन गए। वो अभी आपको स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा। तो पायरिमिडीन डेरिवेटिव कहिए इनको, या इनको कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स, सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। तो अब हम लोग पायरिमिडीन्स के बारे में जान चुके हैं कि पायरिमिडीन्स क्या है। पायरिमिडीन्स जो है एक ग्रुप है कंपाउंड्स का, इसके अंदर 4 मेंबर्स का जिक्र यहाँ किया गया है। उसमें एक मेंबर है पायरिमिडीन जो सबसे बेसिक मेंबर है, और बाकी जो 3 मेंबर है वो भी इसी ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक मेंबर है पायरिमिडीन उसी से ये 3 मेंबर्स बने हैं। तो हम ये जो 3 मेंबर्स हैं साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, ये इन तीनों को हम कह सकते हैं these are pyrimidine derivatives because they are derived from pyrimidine और substituted pyrimidine। इस तरह से प्यूरिन्स के एग्जांपल में प्यूरिन आता है, एडेनिन आएगा और गुआनिन आएगा। तो प्यूरिन्स के एग्जांपल में
प्यूरीन आएगा, एडेनिन आएगा और ग्वानिन आएगा। देखिए यहाँ पर प्यूरीन्स लिखा है, ठीक है, ये प्यूरीन्स है, ES है। प्यूरीन्स मतलब एक नहीं, कई सारे मेंबर्स होंगे इस ग्रुप में, तो प्यूरीन्स, और उसका सबसे सिंपल मेंबर होगा प्यूरीन। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्यूरीन्स एंड प्यूरीन? प्यूरीन्स एक समूह है, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप का एक सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है प्यूरीन। उसी तरह से व्हाट आर पायरिमिडीन्स? तो पायरिमिडीन्स एक समूह है, ग्रुप है कुछ कंपाउंड का, और उसका सबसे सरल मेंबर जो है वो पायरिमिडीन है। तो चूंकि इस ग्रुप का सबसे सरल मेंबर पायरिमिडीन है, इसीलिए इस पूरे ग्रुप का नाम क्या कर दिया गया? पायरिमिडीन्स रख दिया गया, क्योंकि इन बाकी मेंबर्स में बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पायरिमिडीन का ही पाया जाएगा। उसी तरह से इस पूरे ग्रुप में एडेनिन, ग्वानिन, ये आपको न्यूक्लिक एसिड में मिलेंगे। एडेनिन जो है वो डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड दोनों में मिलेगा, ग्वानिन भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड और आरएनए न्यूक्लियोटाइड दोनों में मिलेगा, लेकिन प्यूरीन जो है वो किसी न्यूक्लियोटाइड में नहीं मिलेगा। प्यूरीन तो बेसिक मेंबर है और उसी से एडेनिन और ग्वानिन बने हुए हैं, ठीक है ना, उसी से डिराइव्ड है। इसलिए एडेनिन और ग्वानिन को हम क्या कह सकते हैं? तो एडेनिन और ग्वानिन को हम कह सकते हैं प्यूरीन डेरिवेटिव्स। इनको हम क्या कह सकते हैं? प्यूरीन डेरिवेटिव्स, या इन्हीं को प्यूरीन सब्स्टिट्यूटिव या सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स कहा जा सकता है। सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स कहा जा सकता है, ठीक है। यानी ये ऐसे प्यूरीन्स हैं, ये ऐसे प्यूरीन है, मतलब ये भी दोनों भी प्यूरीन ही है, बस प्यूरीन से जो डिफरेंस है वो कुछ ग्रुप का डिफरेंस है। प्यूरीन के कुछ ग्रुप हटा करके इन कुछ दूसरे ग्रुप लगा दिए गए हैं, तो एडेनिन बन गया और ग्वानिन बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि साइटोसिन क्या है। तो लोग आंसर देते हैं साइटोसिन पिरिमिडीन है। अरे पिरिमिडीन तो अलग कंपाउंड है, साइटोसिन ही पिरिमिडीन है, तो फिर हम अलग अलग क्यों लिखे हैं? साइटोसिन इज वन ऑफ द पायरिमिडीन्स, ये कहिए तो सही है, लेकिन साइटोसिन ही पिरिमिडीन है, राम ही मोहन है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, कुछ तो अंतर होगा, तो ध्यान रखिए। तो साइटोसिन इज नॉट पिरिमिडीन, साइटोसिन इज वन ऑफ द पिरिमिडीन्स। हाँ, साइटोसिन इज पिरिमिडीन डेरिवेटिव या साइटोसिन इज सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन, ये कहिए। उसी तरह से एडेनिन इज नॉट प्यूरीन या ग्वानिन इज नॉट प्यूरीन, बिकॉज प्यूरीन इज डिफरेंट कंपाउंड, वो अभी समझ में आएगा। तो फिर एडेनिन और ग्वानिन क्या है? दीज आर प्यूरीन्स। प्यूरीन एक क्लास है, उस क्लास के मेंबर प्यूरीन्स कहेंगे। ये भी प्यूरीन, ये भी प्यूरीन्स है, ये भी प्यूरीन्स है, ये भी प्यूरीन्स है, लेकिन ये प्यूरीन थोड़ी ना, प्यूरीन तो अलग कंपाउंड है, और एडेनिन ग्वानिन प्यूरीन से बनते हैं, तो ये प्यूरीन डेरिवेटिव्स है या सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स है। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो 5 नाइट्रोजनस बेस हैं उनको 2 अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। एडेनिन ग्वानिन को अलग ग्रुप में रखा गया है प्यूरीन के साथ, और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल को अलग ग्रुप में रखा गया है पैरिमिडीन के साथ। चूंकि एडेनिन और ग्वानिन को जिस ग्रुप में रखा गया है उस ग्रुप का सबसे सिंपल मेंबर होता है प्यूरीन, इसलिए उस पूरे ग्रुप को प्यूरीन्स कह दिया जाता है, ठीक है। और उसी तरह से साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन को पैरिमिडीन के साथ रखा जाता है, और पैरिमिडीन सबसे सिंपल मेंबर होता है, इसलिए इस पूरे ग्रुप को पैरिमिडीन कह दिया जाता है, ठीक। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन का जो स्ट्रक्चर है वो पैरिमिडीन से मिलता है बहुत हद तक, और एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर है बहुत हद तक प्यूरीन से मिलता है। तो हम लोग को सबसे पहले प्यूरीन और पैरिमिडीन के बारे में जानना होगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे तो फिर इनसे कैसे ये बना है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये जो प्यूरीन और पैरिमिडीन्स है, ये भी इनमें जो कंपाउंड होता है प्यूरीन और इनमें जो कंपाउंड होता है पैरिमिडीन, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले पैरिमिडीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्यूरीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, उसको मैं एन भी लिख रहा हूं, पायरिमिडीन्स और प्यूरीन्स, 2 ग्रुप में उनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और पैरिमिडीन्स में जो सबसे सिंपल मेंबर होता है जिसको कहते हैं पैरिमिडीन, ठीक है, और प्यूरीन्स में जो सबसे सिंपल मेंबर होता है उसको कहा जाता है प्यूरीन, ठीक है। अच्छा, पैरिमिडीन्स में
जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है उसको पायरिमिडीन रिंग कहा जाता है। यानी कि ऐसे समझिए कि जिस भी कंपाउंड में पायरिमिडीन रिंग पाया जाएगा उन सभी को पायरिमिडीन कहना पड़ेगा, और जिस भी कंपाउंड में प्यूरिन रिंग पाया जाएगा उनको प्यूरिन्स कहना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इन रिंग्स को समझते हैं। तो पायरिमिडीन में कौन सा रिंग पाया जाता है? पायरिमिडीन रिंग पाया जाता है। कौन सा रिंग? पायरिमिडीन रिंग। अब ये जो पायरिमिडीन रिंग होता है ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। जैसे फ्यूरॉन रिंग जो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में पाया जाता है उसमें 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, वो उसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है रिंग में, ठीक है। उसी तरह से जो पायरिमिडीन रिंग होता है आप यहां मेंशन करेंगे, इट इज 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग having 4 carbon and 2 नाइट्रोजन एटम्स। यानी इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन एटम होता है और ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो आप एक हेक्सागन बनाएंगे, 5 मेंबर वाला रिंग होगा तो पेंटागन, 6 मेंबर वाला रिंग होगा तो हेक्सागन। तो यहाँ पर आप एक हेक्सागन बनाएंगे। तो ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है पायरिमिडीन रिंग, जिसमें 4 कार्बन होता है और 2 नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो अगर हम पायरिमिडीन रिंग बनाएं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये मान लेते हैं कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन बना दिया, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन, ये हो गया पायरिमिडीन रिंग, ठीक है। तो हमने आपको पायरिमिडीन रिंग दिखा दिया, दिस इज पायरिमिडीन रिंग, ठीक है। और पायरिमिडीन रिंग में ये 6 एटम्स हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है, ठीक है। और मैं जिस साइड से बना रहा हूं, मतलब ये इस साइड से बना रहा हूं, तो इस साइड से जब बनाएंगे तो नाइट्रोजन या तो इसको ऐसे पलट दीजिए, यानी ये चीज को आप इधर कर दीजिए, तो ये वाला नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा। तो आप ओरिएंटेशन कोई भी रख सकते हैं। अगर हम बोर्ड के इधर ऐसे बनाए हैं तो बोर्ड के उधर ये वाला किस साइड में, जैसे बोर्ड के इधर ये राइट साइड में है मेरे हाथ, ये एन और सी किस साइड में है मेरे बॉडी के, मेरे रिस्पेक्ट में किस साइड में है, ये है राइट साइड में। तो अगर उधर से कोई देख रहा होगा, इस बोर्ड के पीछे से इधर की तरफ कोई देख रहा होगा, तो उसको एन बाई सी किस साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा अपने। तो ओरिएंटेशन का फर्क है, आप इसी को पलट के ऐसे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग ध्यान रखिएगा, इस रिंग में नंबरिंग कैसे करते हैं। तो इस नंबरिंग में जो सबसे बड़ी चीज है कि नीचे वाला नाइट्रोजन से नंबरिंग देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 6, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नंबरिंग जो है पायरिमिडीन रिंग में जो नीचे वाला नाइट्रोजन होता है उसको नंबर 1 देते हैं। तो उसके बाद जब आप जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अगर ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर वाला नाइट्रोजन नीचे वाला नाइट्रोजन के जिस साइड में होगा उधर ही से नंबरिंग की शुरू, उधर ही से नंबरिंग आगे बढ़ेगा। अगर ऐसे पलट दीजिए इसको, मतलब ये वाला फिगर ऐसे हो जाए तो ये नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, 1 2 3 4 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए किताबों में नंबरिंग का अगर डिफरेंस मिलता है तो वास्तव में डिफरेंस नहीं है, आपके देखने के नजरिए का डिफरेंस है। अब यहाँ नंबरिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, कि नहीं, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, हम देख रहे हैं नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन जो है, ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के राइट साइड में ऊपर की तरफ है। अगर यही हम पलट दे इधर कर दे तो ये नाइट्रोजन अब लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो इधर से 1 2 3 4 5 कर देंगे। तो बात तो वही हुई ना, इसी को पलट दीजिए तो ये 2 3 इधर ना चला आया। तो ये समझ में आया आपको? तो नंबरिंग में ध्यान रखेंगे कि जिधर भी ऊपर वाला नाइट्रोजन होगा, या तो लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड में होगा, तो नंबरिंग उधर ही चली जाएगी, ठीक है। तो नीचे नाइट्रोजन को हम ध्यान जो रखना है, नीचे नाइट्रोजन को पहला नंबर देंगे और ऊपर नाइट्रोजन को तीसरा नंबर देंगे। इधर रहे चाहे इधर रहे नंबर, तो उसको तीसरा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया पायरिमिडीन रिंग, और ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन दिख रहा है। तो जितने भी कंपाउंड में ये रिंग दिखेगा उन सबको पायरिमिडीन्स कहेंगे। तो सबको किस ग्रुप में रखेंगे? पायरिमिडीन्स में रखेंगे, ठीक है। तो अब इससे जो पायरिमिडीन के एग्जाम्पल हैं, अब आप देख रहे हैं पायरिमिडीन के एग्जाम्पल में
जैसे एक एग्जांपल है जो सबसे सिंपलेस्ट पिरिमिडीन्स था, जिसको पिरिमिडीन कहते हैं। तो जो उसको पिरिमिडीन कहते हैं उसको हम पहले बनाते हैं। उसको आप देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमने सी सी ठीक है, एन सी, और इसमें बॉन्ड को सेटिस्फाई करते हुए आप सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। अब ये डबल बॉन्ड याद रखिएगा, इसमें 3 डबल बॉन्ड इस रिंग में होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर इस कार्बन अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और बाकी कार्बन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है। तो ये नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड से जुड़ गया, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ गया, ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, तो एक बॉन्ड बाकी है H, इसका भी एक बॉन्ड बाकी है H, इसका भी एक बॉन्ड बाकी है H, जोड़ दीजिए। इसमें कहीं नहीं H जोड़ना है क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन 3 एटम से जुड़ सकता है। यहां कार्बन ये देखिए ये कंपाउंड बन गया। तो इस कंपाउंड में 1 2 3 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है रिंग में, और इसी को बोलते हैं पाइरिमिडीन रिंग। डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उससे मतलब नहीं है। रिंग में हमको सिर्फ एटम्स का नंबर देखना है और कौन कौन से एटम्स हैं और किस पोजीशन पर है। समझ में आया? तो वो ध्यान रखेंगे। कभी कुछ जो पैराडिग्म्स होंगे उसमें 3 डबल बॉन्ड के बजाय रिंग में 2 ही डबल बॉन्ड होंगे, कई बार एक ही डबल बॉन्ड होगा रिंग में। तो इस रिंग में अब जैसे इस कंपाउंड में रिंग में कितने डबल बॉन्ड दिखेंगे? 1 2 और 3। हो सकता है कुछ और पैराडिग्म से भी आगे आपको मिले जिसमें आपको एक ही डबल बॉन्ड मिले, ये दोनों ना मिले, या सिर्फ ये मिले ये दोनों ना मिले, ठीक है। तो आपको डबल बॉन्ड है नहीं है उससे मतलब नहीं है, रिंग में कौन कौन से एटम्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये ध्यान रखना, और कितने मेंबर्ड रिंग है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं पाइरिमिडीन, ठीक है। ये पाइरिमिडीन है क्योंकि इसमें कौन सा रिंग पाया जाता है? पाइरिमिडीन रिंग पाया जाता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें पाइरिमिडीन रिंग पाया जाता है उसको पाइरिमिडीन्स कहेंगे, और ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ पाइरिमिडीन्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी ग्रुप हैं वो सब सिंपल है। अब हाइड्रोजन से सिंपल तो कोई ग्रुप होगा नहीं, यहाँ मिथाइल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कुछ भी लगा दो, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स क्या होता है? हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑफ पाइरिमिडीन क्या हो गया? पाइरिमिडीन। तो पाइरिमिडीन क्या है? इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पाइरिमिडीन्स, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पाइरिमिडीन्स। तो ये सभी पाइरिमिडीन्स में सिंपलेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको ये भी मालूम है कि पाइरिमिडीन्स के एग्जांपल में, जो पाइरिमिडीन्स के एग्जांपल्स हैं उसमें हमने साइटोसिन बताया था, यूरेसिल बताया था और थाइमिन बताया था। मतलब जो पाए जाते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड और आरएनए न्यूक्लियोटाइड में, पाइरिमिडीन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन ये तीनों इसी से बनते हैं, डिराइव है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसी पाइरिमिडीन से आपको बनाना है साइटोसिन भी, इसी पाइरिमिडीन से आपको यूरेसिल भी बनाना है, और इसी पाइरिमिडीन से आपको थाइमिन भी बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों को बोल देते हैं पाइरिमिडीन डेरिवेटिव। तो इन्हीं हाइड्रोजन में से कुछ हाइड्रोजन हट करके कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, ये तीनों बन जाएंगे। ये क्लियर हो गया? तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें नंबरिंग बना देते हैं, नंबरिंग जरूरी है, तो नंबरिंग आप बना दीजिए। ये नंबरिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। अब देखिए, तो अगर हमको इसे साइटोसिन बनाना है, क्या बनाना है? साइटोसिन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें चौथे पोजीशन से हाइड्रोजन हटाइए और इस जगह पर NH2 ग्रुप लेके आइए। कौन सा ग्रुप लेके आना है? NH2 ग्रुप लेके आइए, ठीक। और दूसरे पोजीशन से हाइड्रोजन हटाइए और इस जगह पर कीटो ग्रुप लेके आइए, ऑक्सीजन, जिसमें डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जिस भी एटम से जुड़ेगा, ठीक है। या अलग अलग, मतलब ऑक्सीजन के बगल में 2 एटम होने चाहिए। अगर 2 एटम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एक एटम से एक बॉन्ड, दूसरे एटम से दूसरा बॉन्ड, और ऑक्सीजन अगर एक ही एटम से जुड़ रहा है तो उसी से दोनों बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा, ध्यान रखिए, इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये कार्बन
मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो जब इससे 2 बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन, एक बॉन्ड तो है ये कार्बन का, वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के लिए दूसरा बॉन्ड वो नाइट्रोजन से जो बॉन्ड बना है वो उसको मिल जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड की कमी हो गई तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो इसलिए जो कुछ ग्रुप आते हैं ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए पहले से मौजूद, तो कुछ बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है या नया डबल बॉन्ड बन जाता है। ऐसा केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, बना दो इसी चीज को फिर से। तो ये हो गया C, ठीक है, ये C हो गया, डबल बॉन्ड, तो ये C हो गया, ये C हो गया, ये भी C है, ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं हुआ, ये डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं हुआ, ये डबल बॉन्ड प्रभावित हो जाएगा क्योंकि देखिए ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, और यहाँ जो हाइड्रोजन था अब वो शिफ्ट होकर के यहाँ चला है। तो नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड बचे रह गए, कार्बन भी अपना 4 बॉन्ड सेटिस्फाई कर दिया। और इस पोजीशन पर NH2 जब आएगा तो H हटना पड़ेगा क्योंकि ये H कहीं एडजस्ट नहीं, ऑलरेडी सब इसके इस एटम के अगल बगल सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड है। तो यहाँ NH2 आप लगा देंगे, ठीक है। और बाकी जगह यहाँ तो H था ही, तो यहाँ पर H एज इट इज रहने देंगे, यहाँ भी H एज इट इज रहने देंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले इस रिंग में 3 डबल बॉन्ड थे, अब इस रिंग में कितने डबल बॉन्ड बच गए? 2। ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर आ गए। और पहले इस कंपाउंड में जितने भी ग्रुप्स दिख रहे थे वो सब क्या दिख रहे थे? सब हाइड्रोजन दिख रहे थे। आप देखिए तो सब हाइड्रोजन जब दिख रहे थे, यानी ये भी हाइड्रोजन, तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, 4 ग्रुप थे, 4 हाइड्रोजन थे। यहां पर आप देख रहे हैं कि अब 3 ही हाइड्रोजन बचे हैं, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन चला गया और उसके जगह पर NH2 आ गया। यहां वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया और इस कार्बन पर क्या आ गया? कीटो ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ऑक्सो ग्रुप इसको बोलते हैं, ये आ गया। तो इस तरीके से आपको ये जो कंपाउंड होगा इसको साइटोसिन कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जैसे साइटोसिन, ठीक है। तो साइटोसिन है ये, और यहां आप मेंशन कर लेंगे कि दिस इज साइटोसिन। तो ये साइटोसिन हो गया, और इसका जो केमिकल नेम होगा, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहां पर 4th पोजीशन पर अमीनो आ गया है, 2 पोजीशन पर क्या है? ऑक्सो आ गया है। तो 4 अमीनो 2 ऑक्सो, और किससे बना है? पायरिमिडीन से बना है। तो इस साइटोसिन क्या है? एक ऐसा पायरिमिडीन है जिसमें दूसरे पोजीशन पर अमीनो आ गया है, और चौथे पोजीशन पर अमीनो आ गया है और दूसरे पोजीशन पर ऑक्सो आ गया है। तो इसका नाम होगा 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। तो साइटोसिन का नाम हो गया 4 अमीनो, ठीक है, 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। तो 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइटोसिन होता क्या है। तो साइटोसिन किस कंपाउंड से बना? साइटोसिन बना पायरिमिडीन से। इस कंपाउंड जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? साइटोसिन है क्या? नहीं, साइटोसिन नहीं, साइटोसिन तो ये है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? पायरिमिडीन। और ये कंपाउंड हो चाहे ये कंपाउंड हो, दोनों में कौन सा रिंग है? पायरिमिडीन रिंग है। पायरिमिडीन रिंग इसमें भी दिख रहा है, पायरिमिडीन रिंग इसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए इन दोनों को हम किस ग्रुप में रखेंगे? पायरिमिडीन्स में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा रिंग पाया जाता है? पायरिमिडीन रिंग पाया जाता है। तो क्या आप साइटोसिन को पायरिमिडीन बोलेंगे? नहीं, साइटोसिन इज नॉट पायरिमिडीन, साइटोसिन इज पायरिमिडीन्स, यानी ऐसे ग्रुप में है जिसमें कौन सा रिंग है? पायरिमिडीन रिंग है। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको। और साइटोसिन को बोलेंगे पायरिमिडीन डेरिवेटिव, पायरिमिडीन से बना हुआ, या सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन, यानी पायरिमिडीन में कुछ ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। देख रहे हो, ये गया, ये आया, ये इधर आ गया, ये इधर चला आया। तो पायरिमिडीन जो साइटोसिन है सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन, ठीक। It is pyrimidine derivative, but cytosine is not pyrimidine. Pyrimidine is different compound. तो अक्सर किताबें लिख देती हैं ये पायरिमिडीन है। अरे पायरिमिडीन तो खुद ही अलग एक कंपाउंड है, ठीक है। उसी तरह से फिर आप दूसरे पायरिमिडीन को ऑब्जर्व करेंगे, यूरेसिल को। अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो यूरेसिल होता है उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें जैसे ऑक्सीजन आप दूसरे कार्बन पर लाए हैं, उसी तरह से इस चौथे कार्बन पर भी
ऑक्सीजन आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पर कीटो ग्रुप लेकर के आ जाइए, ठीक है, कीटो ग्रुप लेकर के आ जाइए। यहाँ भी हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ कौन सा ग्रुप लेके आ जाइए, कीटो ग्रुप लेके आइए, यानी दोनों जगह ही ऑक्सो ग्रुप आ जाएगा। तो बनाइए, तो दोनों ही जगह ऑक्सो ग्रुप आप बनाए, तो ये हो गया कार्बन, ठीक है, और कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया। यहाँ भी आपने ऑक्सो लाया, यहाँ भी आपने ऑक्सो लाया, तो ऑक्सो लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर के साथ हाइड्रोजन इधर चला गया, तो इसमें ये जो कंपाउंड होगा, और डबल बॉन्ड देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड इधर वाला इधर शिफ्ट हो गया, इधर वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो इसमें आप देख रहे हैं एक ही डबल बॉन्ड बचेगा, तो यहाँ पर आपको एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, और इस कंपाउंड को बोलेंगे यूरेसिल। ये कौन सा कंपाउंड है, यूरेसिल है, तो इस कंपाउंड को यूरेसिल कहेंगे, और यहां पर जो ग्रुप आए हैं ऑक्सो ग्रुप है, ठीक है, नंबरिंग वही है 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे पोजीशन पर ऑक्सो है और चौथे पोजीशन पर ऑक्सो है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब इसके बाद इसको जो हम कहेंगे 2,4 डाइऑक्सो पैरामिडीन, तो यूरेसिल का नाम क्या होगा, 2,4 डाइऑक्सो पैरामिडीन, तो इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं 2,4 डाइऑक्सो पैरामिडीन, ठीक है, यानी ये ऐसा पैरामिडीन है जिसके 2 पोजीशन पर 4 पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप आ गया है, ठीक है, ऑक्सो ग्रुप आ गया है, तो ये यूरेसिल हो गया। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद थायमीन बना देंगे, पैरामिडीन से थायमीन बनता है, थायमीन कैसे बनता है, 5वें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लेता है, हाइड्रोजन को हटाइए और उसके जगह पर कौन सा ग्रुप लेते हैं, मिथाइल ग्रुप बताइए, और बाकी ऑक्सो ग्रुप भी लेते आइए, 2 पोजीशन पर ऑक्सो लेते आइए, 4 पोजीशन पर ऑक्सो लेते आइए, और 5वें पोजीशन पर मिथाइल लेते आइए, और सब हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करके आ रहे हैं। तो आप कह रहे यूरेसिल में तो दूसरे और चौथे पोजीशन पर ऑक्सो लेके आएंगे, थायमीन में भी लेके आना है, थायमीन में 3 रिप्लेसमेंट है, 3 सब्स्टिट्यूशन है, मतलब तो बना लीजिए, तो C डबल बॉन्ड O एंड H, यानी थायमीन का स्ट्रक्चर भी यूरेसिल से मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कि जो थायमीन है उस थायमीन में कितने सब्स्टिट्यूशन है, ये ऑक्सो आ गया, यूरेसिल में भी ऑक्सो आया था, 1 2 3 4 5 6, यहां भी ऑक्सो आया था, यूरेसिल में भी ऑक्सो आया था, यहां एक मिथाइल ग्रुप भी आ गया है, देखिए मिथाइल ग्रुप भी आ गया है, तो थायमीन एक तरह से यूरेसिल से भी बन सकता है। भाई यूरेसिल और थायमीन में किस चीज का अंतर है, 5वें पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ गया है, थायमीन में, यूरेसिल में 5वें पोजीशन पर मिथाइल नहीं था, थायमीन में 5वें पोजीशन पर मिथाइल है, तो इसके 2 नाम हो जाएंगे, अगर ये पैरामिडीन से बनता है या ये यूरेसिल से बनता है, तो थायमीन का नाम क्या होगा, थायमीन के 2 नाम होंगे, तो आप बोलेंगे या तो आप बोलेंगे 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि ये थायमीन ऐसा यूरेसिल जिसके 5वें पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप आ गया है, बाकी सब चीज इसको छोड़ दी तो बाकी सब चीज तो मैच ही कर रहा है, तो 5 मिथाइल यूरेसिल, ये थायमीन का नाम है, यानी थायमीन में यूरेसिल ही है, लेकिन उसके 5वें पोजीशन पर, उस रिंग के 5वें पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पैरामिडीन लिख लीजिए, 2,4 डाइऑक्सो पैरामिडीन, तो ये 2 नाम हो गए थायमीन के। अगर पैरामिडीन के रिस्पेक्ट में बताना है तो बोल देंगे 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पैरामिडीन, अगर यूरेसिल के रिस्पेक्ट में बताना है तो बोल देंगे 5 मिथाइल यूरेसिल। तो आपको साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन का स्ट्रक्चर बता दिया गया है, ठीक है, और ये बात आपको समझ में आ गया कि ये तीनों ही नाइट्रोजनस बेस पैरामिडीन के डेरिवेटिव्स हैं या सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडीन्स हैं, और इस तरह से 4 एग्जांपल्स आपको पैरामिडीन्स में मिलेंगे, एक पैरामिडीन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा यूरेसिल, चौथा थायमीन, यानी जो 4 कंपाउंड हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। हम लोग प्यूरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए
जो प्यूरीन्स होते हैं इनमें प्यूरीन रिंग पाया जाता है। कौन सा रिंग पाया जाता है? प्यूरीन रिंग। जैसे पैरामिडीन्स में पायरिडीन रिंग पाया जाता है, प्यूरीन्स में प्यूरीन रिंग पाया जाता है। तो प्यूरीन रिंग देखा जाएगा, और ये जो प्यूरीन रिंग होता है, इस प्यूरीन रिंग में दो रिंग का फ्यूजन होता है, यानी प्यूरीन रिंग भी दो रिंग के फ्यूज होने से, दो रिंग के मिलने से बनता है। तो इस प्यूरीन रिंग में जो दो रिंग होता है उसमें एक रिंग पायरिमिडीन रिंग ही होती है। तो आप देखेंगे कि पायरिमिडीन रिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही रिंग प्यूरीन रिंग के अंदर भी होगी, और एक दूसरा रिंग जो होता है वो इमिडाजोल रिंग होता है, इमिडाजोल रिंग। ठीक है, तो दो रिंग आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो कौन सा रिंग बनता है? प्यूरीन रिंग। इसीलिए प्यूरीन्स साइज में बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें दो रिंग आपस में फ्यूज होंगे तब जाकर के प्यूरीन रिंग बनेगा, और फिर वो प्यूरीन्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो पायरिडीन्स और प्यूरीन्स में कौन बड़े हुए साइज में? प्यूरीन्स, क्योंकि इसमें दो रिंग है, और पायरिडीन्स में केवल कौन सा रिंग है? पायरिमिडीन रिंग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों पहले पायरिमिडीन्स के बारे में बताया, क्योंकि उसमें जो रिंग पाया जाएगा वही रिंग किसमें पाया जाएगा? प्यूरीन्स में भी पाया जाएगा। तो हमें ये वाला चीज दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हमने पहले पायरिमिडीन्स को डिस्क्राइब किया। तो पायरिमिडीन रिंग आप जान चुके हैं, ये पायरिमिडीन रिंग है। पायरिमिडीन रिंग क्या होता है? 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैविंग 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स, और ये अरेंजमेंट ये है। तो यही रिंग आपको मिलेगी प्यूरीन्स में भी। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, जो इमिडाजोल रिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे, जो इमिडाजोल रिंग होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग होता है, जिसमें 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि 5 मेंबर्ड रिंग होता है और इसमें 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो आप लिख लें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो एनसीईआरटी बुक तो लिख के चल दी कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब बच्चों को समझाना जरूरी है ना कि हेटेरोसाइक्लिक क्यों, यही सब रिंग देखिए अलग अलग एटम्स पाए जा रहे हैं रिंग में। तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैविंग 3 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, और जब ये दोनों रिंग आप समझ लेंगे, फिर इन दोनों रिंग को फ्यूज कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया इमिडाजोल रिंग बना देते हैं। तो यहां पर आप दिखा देंगे नाइट्रो कार्बन, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है, और थोड़ा ऊपर बना लेते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ऐसे पेंटागन। ये 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज इमिडाजोल रिंग एंड दिस इज पायरिमिडीन रिंग। ठीक है, अब इन दोनों रिंग को आपस में फ्यूज कर देना है। सॉरी, ये इमिडाजोल रिंग है, तो इमिडाजोल रिंग आपने दिखा दिया। ठीक, और इमिडाजोल रिंग को आप फ्यूज कर देंगे किससे? पायरिमिडीन रिंग से, यानी ये दोनों रिंग आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तब जाकर के कौन सा रिंग बनेगा? प्यूरीन रिंग बनेगा। ये बात समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम फ्यूज करके दिखाते हैं। तो इन दोनों रिंग्स को आपस में जोड़ दीजिए, यानी इमिडाजा ये भी रिंग को भी जोड़ दीजिए और ये इसको रिंग को भी जोड़ दीजिए, फ्यूज कर दीजिए। फ्यूजन ऑफ रिंग, फ्यूजन ऑफ रिंग्स। तो जब रिंग का फ्यूजन होगा तो ये रिंग ऐसे जुड़ जाएगा, मतलब ये जो 2 कार्बन है और ये जो 2 कार्बन है दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो कॉमन हो जाएंगे तो बनाएंगे, तो आप ये रिंग बना लीजिए, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ये हो गया। ये कौन सा रिंग हो गया? ये रिंग हो गया पायरिमिडीन, और ये वाला रिंग मिला के यहां जोड़ दीजिए। तो ये 2 कार्बन तो कॉमन हो गए, दोनों रिंग के जो फ्यूज होने के बाद ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन और ये क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक, तो ये 2 रिंग जुड़ गया। ठीक है, ये 2 रिंग आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये पहला रिंग हो गया पायरिमिडीन रिंग,
रिंग और ये दूसरा रिंग हो गया इमिडाजोल रिंग। और जब ये दोनों रिंग आप जोड़ देंगे तो इन्हीं दोनों रिंग को मिला के कहेंगे, कौन सा रिंग कहेंगे? इनको कहेंगे प्यूरीन रिंग। तो प्यूरीन रिंग दो रिंग के फ्यूजन से बनता है, पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग। ये बात समझ में आ गई? और जब ये दोनों रिंग फ्यूज होंगे, अब इसके बाद नंबरिंग कैसे देंगे ये ध्यान रखना है आपको, हाउ यू विल गिव द नंबर। तो देखिए, जब पायरिमिडीन रिंग अलग था तब नंबरिंग कैसे जा रही थी? अगर इधर वाला नाइट्रोजन इधर है तो 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे वाले नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया जा रहा था। लेकिन जब pyrimidine रिंग इमिडाजोल रिंग से जुड़ जाएंगी तो ये नंबरिंग नहीं रहेगी, नंबरिंग बदल जाएगा, क्योंकि इस रिंग के आने की वजह से नंबरिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पर जो नंबरिंग होगी इसमें ऊपर वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग होगी, और नंबरिंग पहले pyrimidine रिंग से ही शुरू होगी क्योंकि बड़ा रिंग है और इसमें भी दो नाइट्रोजन है, इसमें भी दो नाइट्रोजन है। तो अब इस नाइट्रोजन से नंबरिंग शुरू होगी 1 और क्लॉकवाइज शुरू होगी 3 4 5 6 और फिर इधर आ रही है 7 8 9, इस तरह से नंबरिंग हो। तो जब पायरिमिडीन अकेले होता है तो नीचे वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग शुरू होगी, और जब पायरिमिडीन किसी दूसरे रिंग के साथ फ्यूज रहता है तो ऊपर वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। यहां नंबरिंग जो आपको दिखेगी वो अगर ऊपर वाला नाइट्रोजन किस साइड में है, किस साइड में है, अगर आपके राइट साइड में है तो उस तरफ से नंबरिंग शुरू होगी, अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू होगी। यहां पर ऊपर वाला नाइट्रोजन जो है राइट साइड में है तो अब की तो ऊपर नाइट्रोजन को ही नंबरिंग मिल गई, ठीक है। तो इसके नजदीक जो नाइट्रोजन है वो सबसे नजदीक नीचे ही है, तो इधर से गिनती करेंगे। मतलब आपको एक नाइट्रोजन से गिनती शुरू करेंगे तो सबसे नजदीक जो नाइट्रोजन जिस तरफ से भी मिल जाए उधर से गिनती शुरू करनी है। अगर आप गिनती यहां से शुरू कर रहे हैं तो एक नाइट्रोजन से नंबरिंग शुरू किए तो नजदीक इस नाइट्रोजन पर कैसे पहुंचेंगे? इधर से पहुंचेंगे कि इधर से पहुंचेंगे? तो इधर से पहुंचेंगे, तो इसलिए गिनती इधर से शुरू कर रहे हैं। अगर ये नाइट्रोजन इधर आ जाए तो गिनती इधर से शुरू करेंगे। वही चीज यहां भी है कि यहां भी n इसको 1 देंगे तो हम इधर से नहीं आएंगे, क्योंकि इधर से आएंगे तो इस नाइट्रोजन तक आने में ज्यादा नंबरिंग इसको मिल जाएगी, तो नजदीक ये रास्ता है तो इधर से आएंगे, ठीक। अगर ये नाइट्रोजन यहां होता तो इधर से जाते। तो आपको एक नाइट्रोजन को नंबर दे करके देखिए कि किस तरफ से काउंटिंग जो है वो जल्दी पहुंच जा रही है अगले नाइट्रोजन पर। नंबरिंग का रूल ये है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम ऐसे के बजाय ऐसे दिया जा सकता है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं इसको रुक के समझा रहा हूं। तो ये हो गया प्यूरिन रिंग। तो जिस भी कंपाउंड में प्यूरिन रिंग पाया जाएगा उनको प्यूरिन्स कहा जाएगा। तो अब इसी में आपको बॉन्डिंग दिखा देनी है, बॉन्डिंग आप दिखा दें। बॉन्डिंग दिखाने के लिए ये भाई बीच का कार्बन है तो ये तो डबल बॉन्ड होगा ही, एज इट इज ये बना दीजिए, और इस कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड आप दिखा देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद फिर अब बाकी ग्रुप को सेटिस्फाई कर दिए। इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होगा, इसके 4 बॉन्ड हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लेते आएंगे, ये सेटिस्फाइड है, ये भी 4 बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये नहीं सेटिस्फाइड है, और ये सेटिस्फाइड है, ये नहीं सेटिस्फाइड है। तो आप देखेंगे ये जो कंपाउंड है इसी कंपाउंड को बोलेंगे प्यूरीन। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? प्यूरीन। सो दिस कंपाउंड इज प्यूरीन, सिंपलेस्ट ऑफ प्यूरीन्स। इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्यूरीन्स। क्लियर हो गया? सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्यूरीन्स। तो प्यूरीन खुद एक कंपाउंड है और इससे बनने वाले, इससे डिराइव जो प्यूरीन होंगे वही डीएनए में या आरएनए न्यूक्लियोटाइड में हिस्सा लेंगे। तो प्यूरीन्स में जो प्यूरीन्स डीएनए और आरएनए के बेस के रूप में जाने जाते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन ऐसे प्यूरीन्स हैं जो कि जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होता है प्यूरीन उससे बनते हैं। जैसे हमने पिरिमिडीन में समझा था वैसे इसमें भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंपल सा तरीका, 6वें कार्बन पर अगर हाइड्रोजन हट करके इस जगह अमीनो ग्रुप आ जाता है बस और कुछ चेंज नहीं होता है तो इसको बोल देंगे एडेनिन। तो एडेनिन क्या है? 6 अमीनो प्यूरीन है, यानी एडेनिन क्या है? 6 अमीनो प्यूरीन। तो अगर हम एडेनिन बनाना चाहें, एनसीईआरटी बुक में एडेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है।
बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो नंबरिंग आप देखें कि ये ऊपर वाला नाइट्रोजन को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये छठवें पोजीशन पर अमीनो ग्रुप आ गया है एंड दिस इज 6 अमीनो प्यूरिन, तो इसी को एडेनिन कहेंगे। ये ध्यान रखेंगे, दिस कंपाउंड इज एडेनिन। ये हो गया एडेनिन, तो आप इसको लिख लेंगे, ये एडेनिन है, ये एडेनिन बना दिया, दिस इज एडेनिन। और इसका जो नाम होगा 6 अमीनो प्यूरिन, यानी एक ऐसा प्यूरिन है जिसके 6 पोजीशन पर क्या आ गया? अमीनो आ गया। ये ऐसा प्यूरिन है जिसके 6 पोजीशन पर अमीनो आ गया। तो एडेनिन इज नॉट अ प्यूरिन, प्यूरिन अलग कंपाउंड है, एडेनिन अलग कंपाउंड है। प्यूरिन में कहीं अमीनो ग्रुप नहीं है, लेकिन एडेनिन में अमीनो ग्रुप है। तब आप फिर से क्लियर हो जाइए कि एडेनिन इज नॉट अ प्यूरिन, बट इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्यूरिन, सो इट इज कॉल्ड प्यूरिन डेरिवेटिव, इट इज सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन लिखती है, ये तो सही लिखती है, लेकिन बहुत सारी किताब लिखे, आप ही बता देते हैं टीचर्स आपको हाई स्कूल में या छोटे क्लास में, एडेनिन इज अ प्यूरिन। नो, एडेनिन इज नॉट प्यूरिन, प्यूरिन इज डिफरेंट कंपाउंड, एडेनिन इज डिफरेंट कंपाउंड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसी तरह से दूसरा जो है ग्वानिन, तो ग्वानिन में क्या करना है? ग्वानिन में एक ऑक्सो ग्रुप भी लेके चले आना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्वानिन में एक ऑक्सो ग्रुप लेके चले आना है और अदला बदली कर देनी है। जैसे अमीनो ग्रुप यहां लेते आएंगे, मतलब दूसरे वाले हाइड्रोजन पर अमीनो और यहां पर ऑक्सो लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा ग्वानिन। यानी ग्वानिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पोजीशन पर अमीनो के जगह पर अब ऑक्सो लेते आएंगे। ठीक है, छठे पोजीशन पर, और दूसरे पोजीशन पर हाइड्रोजन हटा करके इस पोजीशन पर अमीनो लेते आएंगे। तो जब ये ले आएंगे तो ये जो कंपाउंड होगा जिसमें छठे पोजीशन पर ऑक्सो और दूसरे पोजीशन पर अमीनो, ये हो जाएगा ग्वानिन। तो आप ग्वानिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर में मैं यहां बना देता हूं इस जगह पर। ठीक है, तो आप देखें, तो ये हो गया, मतलब जो भी चेंजेस आपके ग्रुप के हो रहे हैं वो पिरिमिडिन रिंग वाले साइड में हो रहे हैं। ये इमिडाजोल रिंग साइड में कोई ग्रुप का चेंज नहीं हो रहा है, जो भी ग्रुप का चेंज होगा वो पिरिमिडिन रिंग वाले साइड में होगा, चाहे एडेनिन बनाना हो या ग्वानिन बनाना हो। तो आप बनाएं, ये H हो गया, ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड N, ये N, ठीक है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये C हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, ये डबल बॉन्ड C है, फिर ये H है। ठीक है, और यहां पर आप देखिए डबल बॉन्ड O कर दिए, यहां क्या कर दिए? NH2 कर दिए। और ये जो डबल बॉन्ड आप C करेंगे, यहाँ O लाएंगे तो H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये H इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर H लगा देंगे। ठीक है, और देख लीजिए बॉन्ड सेटिस्फाई यहाँ होना हो, लेकिन सब हो चुका है सेटिस्फाइड। तो नंबरिंग आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए 6 पोजीशन पर ऑक्सो है और 2 पोजीशन पर अमीनो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो आप यहां मेंशन कर लीजिए 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ये ऐसा प्यूरिन है जिसके 6 पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप आया है और 2 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप आया है, और इसी को ग्वानिन कहते हैं। सो दिस इज ग्वानिन। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर, एडेनिन का स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया गया। एडेनिन भी प्यूरिन से बना है, ग्वानिन भी प्यूरिन से बना है। ठीक है, बस वही है कि प्यूरिन में सबसे सिंपल ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बस यही तो हाइड्रोजन पिरिमिडिन रिंग में अलग अलग ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो एक बार एडेनिन बन जाता है, एक बार ग्वानिन बन जाता है। तो हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर समझा, शुगर का स्ट्रक्चर समझा और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर समझा। यहाँ पर शुगर मतलब जो डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं शुगर, मतलब पेंटोज शुगर, दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर समझा। अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए, आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सबसे पहले शुगर से कंबाइन करते हैं और उससे न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो एनसीईआरटी बुक में 2 न्यूक्लियोसाइड का जिक्र किया है डायग्राम में, एक एडेनोसिन और दूसरा यूरिडीन।
तो आइए समझते हैं कैसे न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, फिर कैसे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करता है तो बनता है क्या, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस का हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं एडेनिन। मान लीजिए कोई नाइट्रोजनस बेस ले लें, उसमें एक नाइट्रोजनस बेस हमने ले लिया एडेनिन। अब आपको मालूम है एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है, तो एडेनिन जो है वो उसमें प्यूरिन रिंग पाया जाता है। याद करिए अगर एडेनिन का स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे तो इस तरह का रिंग होता है एडेनिन में। ठीक है, और इस पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है और इस पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और यहां पर नाइट्रोजन होता है और यहां पर नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, आपको पता है। और नंबरिंग की अगर बात करें तो नंबरिंग में जब प्यूरिन रिंग बनता है तो उसमें ऊपर वाले नाइट्रोजन को नंबर दिया जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ध्यान रखेंगे चूंकि ये एडेनिन है तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा हाइड्रोजन के जगह, यहाँ NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, NH2 ग्रुप होगा। बाकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो आपको पता है, यहाँ होगी डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड होगी। क्लियर हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। और बाकी जो आप हाइड्रोजन जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां सिंगल बॉन्ड करके हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, और यहाँ हाइड्रोजन बनाना जरूरी है क्योंकि यही शुगर से इसी जगह शुगर आके जुड़ता है। और हमने जो यहाँ पर शुगर लेना है क्योंकि एडेनोसिन जो है वो राइबोन्यूक्लियोसाइड है। एडेनोसिन क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड है। पहले का याद करें जो आपको बताए हैं। तो यहाँ जो शुगर लेंगे वो शुगर लेंगे राइबोस शुगर, तो हम यहाँ पर राइबोस शुगर लेंगे। तो राइबोस शुगर जो है उसका स्ट्रक्चर देखिए आप, राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर में O C C C C ये हो गया, और ये होता है CH2OH। मैं OH यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आपको मालूम है इधर OH होता है, ये H है, ये बीटा राइबोस होता है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये OH है और ये H है। सो दिस इज राइबोस शुगर। तो हमने राइबोस शुगर बना दिया, हमने एडेनिन बना दिया। तो जब एक नाइट्रोजनस बेस एक शुगर से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और जो न्यूक्लियोसाइड हम यहाँ बना रहे हैं एडेनिन और राइबोस शुगर को लेकर के, वो होगा एडिनोसिन। क्या होगा, एडिनोसिन। तो एग्जाम्पल है, ऐसे आप और भी न्यूक्लियोसाइड्स बना सकते हैं। शुगर बदल देंगे, डीऑक्सी कर दीजिए, उसका स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। बेस बदल दीजिए, ठीक है, एडेनिन के जगह ग्वानिन कर दीजिए, तो भी ऐसे ही जुड़ेगा। लेकिन पिरिमिडीन जब बेस करेंगे तो वहां तो एक ही रिंग है, तो वहां जुड़ने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो जितने भी प्यूरिन से सब एक तरीके से जुड़ेंगे, जितने भी पिरिमिडीन से सब एक तरीके से जुड़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल आपको प्यूरिन के जुड़ने का दिखा दे रहा है, एक एग्जाम्पल आपके पिरिमिडीन के जुड़ने का दिखा दे रहा है। तो एक सैंपल एग्जाम्पल एडेनोसिन है, आप देख लीजिए कैसे जुड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर यहाँ रिलीज हो जाएगा, OH है, H है, तो ये H2O निकल जाएगा और N और C से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब नंबरिंग अगर आप देख लें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कार्बन की नंबरिंग। तो अब हम यहाँ N को सीधे C से जोड़ देंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O। तो N को सीधे C से जोड़ देंगे तो OH और H के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा H2O। तो ये जो बॉन्ड होगा, अब आप देखिए इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इस बॉन्ड को कहा जाएगा N9 और ये C1। तो इसको बोलेंगे C1N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। जब हम आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन बताएंगे तो ग्लूकोज यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोसाइड में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा उसको N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, क्योंकि कार्बन N से जुड़ा है। तो ऐसा ग्लाइकोसिड, अगर यहाँ भी कार्बन होता, यहाँ भी कार्बन होता और बीच में ऑक्सीजन होता, मतलब ऐसा एक तरफ कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, फिर कार्बन, तो इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। लेकिन अगर C है और N है तो इसको
इसको कौन सा लिंकेज कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। तो यही तो आपको दिख रहा है, सी किससे जुड़ा है? एन से, और इसका जो OH था और इसका जो S था वो अलग हो गए वाटर बन करके, तो ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। और इसको C1N9 बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि शुगर का पहला कार्बन और बेस का 9वां नाइट्रोजन, इनके बीच में लिंकिंग है। अगर आपको नहीं समझाते तो कैसे समझ में आता कि ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है? नहीं, ये पहला कार्बन शुगर का वो 9वें नाइट्रोजन से ही जुड़ेगा। एडेनिन की जगह ग्वानिन भी लेके आएंगे तो भी 9वें नाइट्रोजन से ही जुड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जब कोई भी शुगर के साथ जब कोई भी प्यूरिन जुड़ता है, यानी जब अगर शुगर के साथ कोई भी प्यूरिन जुड़ता है तो ये जो बॉन्ड होता है वो हमेशा C1N9 बॉन्ड होता है, ठीक है ना? यानी शुगर का पहला कार्बन और प्यूरिन का 9वां नाइट्रोजन ही आपस में जुड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे जब कोई भी प्यूरिन होगा, ठीक है ना? प्यूरिन होगा तब प्यूरिन में आपको मालूम है एडेनिन हो सकता है या गुआनिन हो सकता है, और शुगर में कोई भी हो सकता है। शुगर में राइबोज शुगर हो सकता है या डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकता है। तो शुगर कोई भी लगा लीजिए, प्यूरिन कोई भी लगा लीजिए, कौन सा बॉन्ड देखेंगे? C1N9 बॉन्ड देखेंगे। ये बात समझ में आ गया, ठीक है? अब इसके बाद ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ देना है 5वें कार्बन से। हमने बोला था कि फॉस्फेट जुड़ता है शुगर वाले पार्ट से, ठीक है? तो फॉस्फोरिक एसिड आप बना लीजिए। सो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, 3 OH होते हैं। तो ये OH और ये OH के बीच में रिएक्शन होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो H2O निकल गया, तो ये O बचा। ये कार्बन इस O से जुड़ेगा और ये O किससे जुड़ेगा? फॉस्फोरस से जुड़ेगा। तो हम सीधे इसको जोड़ देते हैं, सीधे इसको जोड़ देते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन किससे? फॉस्फोरस से जुड़ेगा। तो इसको कहा जाता है क्या? किसको कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फो है, ये डबल बॉन्ड है, O है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। उसी को एनसीईआरटी बुक लिखती है एस्टर लिंकेज से जुड़ा रहता है शुगर फॉस्फेट से। तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इसको कहा जाता है। तो शुगर फॉस्फोरस के साथ एस्टर लिंकेज से अटैच्ड है। ये क्लियर हो गया? तो अब आपने यहां से किसको जोड़ दिया? फॉस्फेट को जोड़ दिया। तो जब ये जुड़ गया फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस, तो इसको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे इसको? न्यूक्लियोटाइड। सो दिस बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। और जब न्यूक्लियोटाइड हो गया तो ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, ये राइबोज शुगर है और ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाए, और ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया एडिनोसिन। एडिनोसिन के साथ जब एसिड जुड़ेगा तो एडिनाइलिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड यहां दिख रहा है वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है? ये एडिनाइलिक एसिड दिख रहा है, एडिनाइलिक एसिड, जो हम आपको पहले समझा चुके हैं व्हाट इज एडिनाइलिक एसिड। तो एनसीईआरटी बुक में एडिनोसिन के बाद जिक्र किया है, चित्र बनाया है। तो जब एडिनोसिन बनाना है तो केवल ये 2 कंपोनेंट दिखाइएगा, ठीक है? यहाँ OH रहेगा, और जब एडिनाइलिक एसिड बनाना है तो फॉस्फेट के साथ भी जोड़ दीजिएगा। तो एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये मिल गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो जैसा नाइट्रोजनस बेस, जैसा शुगर, उस हिसाब से न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा, न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा। फॉस्फोरिक एसिड तो सब में सेम होता है। और ध्यान रखेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड में एसिड का काम होता है प्रोटॉन रिलीज करना, याद करिए। तो डीएनए और आरएनए में फॉस्फोरिक एसिड भी भाई न्यूक्लियोटाइड होगा, तो इसका मतलब वो डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। तो ये H आयन वो रिलीज कर देता है, H आयन रिलीज कर देता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। O पर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। तीसरे न्यूक्लियोटाइड पर कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ करके डीएनए बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, तो डीएनए और आरएनए पर भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किस के वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से, क्योंकि फॉस्फेट में जो OH होता है उसका H रिलीज हो जाता है, तो ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो डीएनए और आरएनए आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
और क्यों नेगेटिवली चार्ज होते हैं? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, ड्यू टू फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन का नाम सुने कि नहीं सुने? फॉस्फेट आयन ऐसे तो होता है, PO4 पर 3 माइनस, देखिए OH, लेकिन ये वाला तो जुड़ गया है शुगर से, तो ये तो छोड़ेगा नहीं H आयन, लेकिन ये H आयन छोड़ेगा ना, ये H आयन छोड़ेगा ना, तो एक माइनस इधर एक माइनस इधर आ जाएगा, तो वही माइनस को हमने यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो ये एक चीज क्लियर हो गया आपको। अब इसी तरह से एनसीईआरटी बुक में एक और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का जिक्र है, जिसमें कि पिरिमिडीन बेस, ये कौन सा बेस लेके एग्जांपल दिया गया था? ये प्यूरिन बेस का एग्जांपल दिया गया है। पिरिमिडीन बेस का देख के बनाना है, तो पिरिमिडीन बेस यहाँ देख के बना लीजिए। अब यहाँ पिरिमिडीन में हम यूरेसिल ले लेते हैं, ये यूरेसिल ले लिया, ये N है, ठीक है, और बाकी फिर डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा। और यूरेसिल में आप जानते होंगे 2 ऑक्सो ग्रुप होता है, तो 2 ऑक्सो ग्रुप होता है, इस पोजीशन पर ऑक्सो होता है और इस पोजीशन पर ऑक्सो होता है, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये यूरेसिल में 2 ऑक्सो ग्रुप मिल गया, और बाकी जगह पर आप ये कार्बन इमेजिन कर लीजिए, कार्बन, ठीक है, ये सब कार्बन है। तो दिस इज यूरेसिल, ये यूरेसिल हो गया। और यूरेसिल के साथ जब आप शुगर जोड़ेंगे, यही मान लीजिए राइबो शुगर ही बना दीजिए, तो और नंबरिंग की बात अगर कर लें, राइबो शुगर अभी बना देते हैं, तो अभी नीचे वाला नाइट्रोजन को नंबर 1 देंगे, 1 ये वाला नाइट्रोजन नजदीक किसके हैं, इधर से जाने पर 2 3 4 5 6, और अब आप राइबो शुगर बना दीजिए। राइबो शुगर आप बना देंगे तो उसी तरह से राइबो शुगर बनाएंगे, दिस इज OH, this is O, this is C, this is C, this is C, this is CH2, OH इधर बना दिया, ठीक है, और this is H, this is H, OH, this is H, OH, and this is H। नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। और अब वही चीज है कि इसके बीच में रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और N सीधे C से जुड़ जाएगा, तो मैं सीधे जोड़ देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके, तो ये इसको सीधे जोड़ दिया। तो ये जब सीधे जोड़ दिया तो ये कौन सा लिंकेज हो गया बेटा? N1C1, यहाँ कौन सा लिंकेज था? N9C1 था। जब कौन सा नाइट्रोजनस बेस था? प्यूरिन। यहाँ कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? पिरिमिडीन है। तो पिरिमिडीन जब भी होगा तो N1C1 बॉन्ड होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर C1N1 बॉन्ड होगा, या इसी को बोलेंगे C1N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या N ग्लाइकोसिडिक, कार्बन सीधे नाइट्रोजन से जुड़ता है, बता चुके हैं, तो क्या होगा? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, ठीक है, तो ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। यहाँ पर पहला नाइट्रोजन और पहला कार्बन के बीच में अटैचमेंट हो रहा है, यहाँ पहला कार्बन और नौवां नाइट्रोजन के बीच में अटैचमेंट हो रहा है, इसमें तो नौवां पोजीशन का नाइट्रोजन कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही रिंग है। जब तक दूसरी रिंग नहीं आएगी तब तक नौवां नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तो दूसरी रिंग किस में पाई जाती है? प्यूरिन में। तो कभी भी प्यूरिन अगर आएगा कोई तो नौवां नाइट्रोजन से जोड़िएगा, और कभी भी कोई पिरिमिडीन आएगा तो पहला नाइट्रोजन से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप मेंशन कर लीजिए कि जब ये शुगर से कोई पिरिमिडीन जुड़ता है तो ये जो बॉन्ड होता है ये C1N1 बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। और प्यूरिन पिरिमिडीन में 3 पिरिमिडीन हो सकते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो आप देखेंगे कब कौन सा बॉन्ड आपको ध्यान रखना है। और शुगर कुछ भी हो सकता है, राइबो शुगर हो सकता है और डीऑक्सीराइबो शुगर हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि जब प्यूरिन होगा तो कौन सा बॉन्ड देखेंगे? C1N9, और जब पिरिमिडीन होगा कोई भी तो C1N1 बॉन्ड होगा, ये दिख गया। और ये बन गया जो बन गया न्यूक्लियोसाइड, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा यूरिडीन। क्या नाम होगा बेटा इसका? यूरिडीन, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और फिर इससे फास्फोरिक एसिड जोड़ दोगे, जैसे यहाँ जोड़े थे फास्फोरिक एसिड, तो हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। मैं सीधे जोड़ देता हूँ, P डबल बॉन्ड OH, और ये OH और इसका OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसे यहाँ निकाले थे, सब कुछ ऐसे ही है। तो इसको बना लेना यूरिडाइलिक एसिड, ये भी एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। तो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया पूरा का पूरा यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक
एसिड और ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से आपको न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, वो बना के समझा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक न्यूक्लियोटाइड में 2 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और दूसरा होता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में, वो फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है। दिस इज एस्टर लिंकेज, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज एस्टर लिंकेज। बस जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो C1N1 हो सकता है या C1N9 हो सकता है। जब कोई प्यूरीन पिरिमिडीन होगा तो C1N1 बॉन्ड होगा और C1N1, और जब कोई प्यूरीन होगा तो C1N9 बॉन्ड होगा। ठीक है, तो C1N9 बॉन्ड पिरिमिडीन के केस में, प्यूरीन के केस में, और पिरिमिडीन के केस में C1N1 बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, नाइट्रोजनस बेस का, शुगर का, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का पूरा डिटेल बताया है। ये पोर्शन जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लिया और लेगा, क्योंकि ये केमिकल स्ट्रक्चर समझाना है जो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक ने तो केवल एक डायग्राम बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे वो डायग्राम आया है, और सवाल जब आप देखेंगे गाइड्स में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे।